तो पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या स्टडी किए थे? पिछले इस क्लास में हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में स्टडी किए थे ना, कि कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है। एक ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है उसको आप कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, या एक ऐसा बॉन्ड जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करता है, ओवरलैप करता है ना। तो वो आप क्या कैसा बॉन्ड बनाएगा, कोवैलेंट, है ना। तो हमने अच्छे तरीके से ओवरलैपिंग पढ़ा था, बेसिस ऑन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, ओवरलैपिंग के बाबू और भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन वो एस्पेक्ट जो है वो आपके आपके लेवल से ऊपर है। तो जनरली जो क्वेश्चंस और ओवरलैपिंग के बेसिस पर आते हैं वो उसी तरीके के आएंगे जैसा हमने कल किया था, कि दो ऑर्बिटल्स दे देंगे, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस दे देंगे, तो बताएंगे, पूछेंगे कि किस टाइप का बॉन्ड बन रहा है। क्लियर है ना? कोई आपको डाउट नहीं है सिग्मा में, पाई में, डेल्टा में? एक बार कमेंट कर दो, साउंड वीडियो क्लियर है क्या? एक बार कमेंट कर दो, साउंड और वीडियो क्लियर है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो आओ, देखो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है बाबू। ठीक है, आइए। एक टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन से इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे आपने ऑर्बिटल्स पढ़े थे, कौन कौन से? एस पढ़ा, पी पढ़ा, डी पढ़ा और एफ पढ़ा। जनरली हम इन चार ऑर्बिटल्स पे या चार सबसेल्स पर ही फोकस करते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में यही है चार। ठीक है, एस, पी, डी और एफ, है ना। जैसे मान लीजिए आप ओवरलैपिंग अगर कराते हैं, ठीक है, आप ओवरलैपिंग कराते हैं, क्यों ओवरलैपिंग करेंगे? क्योंकि आप क्या बनाना चाहते हैं, एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाना चाहते हैं। तो आप ओवरलैपिंग किसका करा सकते हैं? एस का भी करा सकते हैं, पी का भी करा सकते हैं, डी का भी करा सकते हैं और एफ का भी करा सकते हैं। सारे ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर सकते हैं। आपने देखा है एस एस को भी ओवरलैप करते हुए, आपने देखा है एस और पी को भी ओवरलैप करते हुए, आपने पी पी को भी ओवरलैप करते हुए देखा है। ठीक है, तो अब ये बात आता है कि अगर हम बॉन्ड की बात करें कि किस वाले ओवरलैपिंग से बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग बनेगा, है ना, या उस बॉन्ड में के कारण स्टेबिलिटी क्या आएगी, बताओ, ज्यादा आएगा। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है। तो ध्यान देना, बॉन्ड स्ट्रांग बने वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कितना ज्यादा लग रहा है, और दूसरा किस ऑर्बिटल के पास डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है। किस ऑर्बिटल के पास डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो आप बोल सकते हैं कि उस ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से आपका बॉन्ड क्या बनेगा, स्ट्रांग बनेगा। ठीक है, ये चीज हम आपको पहले भी पीरियोडिक टेबल में पढ़ा चुके हैं कि अगर एस, पी, डी और एफ में कंपैरिजन आए तो एस और पी दोनों पे ही न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या लगता है, ज्यादा लगता है। या नहीं भी जानते हैं तो आप जान लीजिए, अगर आपका इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है या अगर आपका इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में है तो वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होते हैं, और न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होते हैं तो न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स क्या लगाएगा, ज्यादा लगाएगा। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जितना इसके नजदीक रहेगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो अगर आपका कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन एस सब शेल या एस ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल में रहता है तो उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा लगता है। इन दोनों में भी अगर कंपैरिजन हो जाए कि एस और पी में भी किस में ज्यादा लगेगा, तो किस में ज्यादा लगेगा, एस में। तो आपका ऑर्डर आता है एस, पी, डी एंड एफ, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, चलो। तो यानी इतना तो पता चल गया कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन एस में अच्छा होता है और पी में अच्छा होता है। यानी अब दूसरा वाला फैक्टर चेक करना पड़ेगा जो क्या बताता है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। तो अगर अब बाबू ध्यान से देखो, तो आप एस को स्फेरिकल बनाते हो, नहीं बनाते? और पी को क्या बनाते हो, डम्बल टाइप का, है ना। अगर हम इस डायरेक्शन को अगर एक्स मान ले तो ये मेरा पी एक्स ऑर्बिटल हो गया और ये एस है। क्या स्फेयर के पास कोई यूनिक डायरेक्शन होता है? क्या स्फेयर के पास कोई यूनिक डायरेक्शन होता है? आप ये बोल सकते हैं कि ये सर्कल आपने एक्स एक्सिस में बनाया है? नहीं, क्योंकि आप इससे इनफाइनाइट सिमेट्रीज ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी बहुत सारे एक्सेसेस आप इससे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके पास कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं होती, नो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी।
है ना, क्योंकि आप अगर एक्सिस बनाने की कोशिश करोगे तो ये भी एक्सिस है, ये भी एक्सिस है, ये भी एक्सिस है, ये भी एक्सिस है, कितने एक्सिस होंगे इसके पास? इनफाइनाइट एक्सेस होंगे। तो इसका कोई वेल डिफाइंड डायरेक्शन नहीं होता। वेल डिफाइंड कोई स्फेरिकल किसी भी चीज का कोई वेल डिफाइंड डायरेक्शन नहीं होता। तो ये बात हमेशा याद रखना कि आपके एस ऑर्बिटल के पास या एस सबशेल के पास कोई भी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं रहती। लेकिन पी के पास तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है। आप पी एक्स बना सकते हैं, पी वाई बना सकते हैं, पी जेड बना सकते हैं। तो इनसे एसोसिएटेड एक्स वाई और जेड डायरेक्शंस होते हैं। तो एस और पी ऑर्बिटल में किसके पास डायरेक्शंस होंगे? है ना, कितने कितने होंगे? तीन होंगे, पी एक्स पी वाई पी जेड एक्स वाई जेड डायरेक्शन होंगे। इसका मतलब इन दोनों कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करने की बात की जाए तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी पी के पास है, और पी के पास न्यूक्लियस का अट्रैक्शन भी क्या होता है? अच्छा होता है। इसका मतलब ये है कि पी ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो सबसे स्ट्रांग बनेगा। है ना, ये दोनों कंडीशन कौन सा ऑर्बिटल सेटिस्फाई कर रहा है? पी ऑर्बिटल दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब आप ये बात हमेशा समझेंगे कि पी ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से कैसा बॉन्ड बनता है? स्ट्रॉन्ग नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनता है। अगर इनमें कंपैरिजन हो जाए एस पी डी और एफ में, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड किन के ओवरलैपिंग से बनेगा? पी के ओवरलैपिंग से बनेगा। देखो, आप एक बात समझने की कोशिश करना। देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको सीखना है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको अच्छा करना है, तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पॉइंट बाय पॉइंट पढ़िए। ठीक है, जैसा आप एक 1.5 घंटे का लेक्चर कर रहे हैं या 1.5 घंटे का क्लास कर रहे हैं एक एक दिन, तो उसमें 5 से 6 या 10 पॉइंट होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आप उन पॉइंट बाय पॉइंट, अच्छा कल ये चीज सीखे थे, आज ये सीखे, तो आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक पॉइंट की तरह ट्रीट करिए। जैसे कैसे एग्जाम में बचपन में 10th में आप आंसर पॉइंट बाय पॉइंट लिखते थे, उसी तरीके से आप इनऑर्गेनिक को पॉइंट बाय पॉइंट ट्रीट करो, और हर एक कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ रहे हैं वो आगे इस्तेमाल होगा। ठीक है, पूरे के पूरे केमिस्ट्री में या स्पेशली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में तो इनके कॉन्सेप्ट्स, केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट्स तो जरूर यूज होंगे। ठीक है, इसलिए जो भी चीज सिखाया जा रहा है उसको बहुत अच्छे से सीखने की कोशिश करिए। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम कल ये पढ़े थे कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनेगा। तो ओवरलैपिंग तो चारों में से सबका हो सकता है। तो अगर हमको ये पूछा जाए कि किसका बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा, तो उसके लिए कौन से दो क्राइटेरिया हैं? ये दोनों। जिस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा वो स्ट्रांग बॉन्ड बनाएगा, और जिसके पास डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होगी वो स्ट्रांग बॉन्ड बनाएगा। तो पी सबशेल ही ऐसा है जिस पर अट्रैक्शन भी अच्छा लग रहा है और जिसके पास डायरेक्शनल प्रॉपर्टी भी है। तो सबसे अच्छा स्ट्रांग बॉन्ड या सबसे स्टेबल बॉन्ड या सबसे स्ट्रांग बॉन्ड किसके ओवरलैपिंग से बनेगा? पी के ओवरलैपिंग से बनेगा। क्लियर है? अब देखो, जैसे हम तुमसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लें कि बताओ, 4s 4s, 4s 4p, 4p 4p, और मान लो 4p 4d, या ये ले लो 4d 4d ले लो। ये चार मैंने तुमको ओवरलैपिंग दिए, मतलब यहाँ पे 4s 4s ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पर 4s और 4p ओवरलैप कर रहा है, यहाँ 4p 4p ओवरलैप कर रहा है, और यहाँ पर 4d और 4d ओवरलैप कर रहा है। SS SP PP और DD। है ना, आपसे पूछा जाए कि बताइए इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ में अरेंज करो, बताओ आंसर क्या आएगा? सबसे ज्यादा क्या होगा? 4p 4p, क्योंकि दोनों ऑर्बिटल्स p हैं और p में ओवरलैपिंग क्या होगा? सबसे अच्छा होगा। वेरी गुड, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 4p 4p सबसे ज्यादा। वेरी गुड। उसके बाद हाँ, 4s और 4p आएगा, क्योंकि इसमें एक p तो है, तो आएगा 4s 4p। उसके बाद हाँ, 4s 4s, न्यूक्लियस अट्रैक्शन, न्यूक्लियस एस में न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा, माना कि डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं है। अगर आपको ऑर्डर लिखना हो तो सबसे अच्छा कौन बनाएगा? पी, पी के बाद एस, उसके बाद डी और एफ। डी और एफ तो बहुत बेकार होते हैं, आपने पीरियोडिक टेबल भी पढ़ा होगा। तो डी और एफ में, डी और एफ जो है वो बहुत ही इनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, या डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस से बहुत काफी दूर होते हैं, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उन पे बहुत ही कम लगता है कि नहीं? तो इसीलिए तो ये ऑर्डर याद रख लो। सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन बनाएगा? उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद एफ, तो पीपी हो गया, उसके बाद एसपी हो गया, उसके बाद एस और डी में कौन आएगा? तो 4s 4s, और उसके बाद
4d और 4d। ठीक है, तो इस टाइप के आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली आंसर दे सकते हैं अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये एक वैरायटी का क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें जितने भी मैंने जिनके बीच भी मैंने कंपैरिजन किया है, सबका शेल फिक्स था। सबका आउटर मोस्ट शेल कौन सा था? 4। सबका आउटर मोस्ट शेल कौन सा था? 4। 4 4 4 4 4 4 4 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना। सबका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 4 है। तो ये सब n=4 के, मतलब आप कंपैरिजन जिनके बीच में कर रहे थे वो सब कितने शेल के थे? एक ही शेल या एक ही ऑर्बिट के थे। कोई दिक्कत किसी को? अब मान लो ये क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा ये देख लेना। कंपेयर बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, जैसे मान लो हम तुमसे पूछे 3s 3s, 4s 4p, 4p 4p और 4d 4d। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इनमें आपको कंपेयर करना है कि किसके ओवरलैपिंग से सबसे स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा। तो यहां पर आपको क्या सारे आपको एक ही शेल के दिख रहे हैं? यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? n=3। और इन सब में आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? n=4। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर आपका जो शेल है वो चेंज कर रहा है। ये थर्ड शेल के हैं और ये किस शेल के हैं? फोर्थ शेल के हैं। ये थर्ड शेल के हैं और ये किसके हैं? फोर्थ शेल के हैं। कोई दिक्कत? तो जब कभी भी शेल अलग अलग होगा, ये बात मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि ये न्यूक्लियस है मान लीजिए, यहाँ कहीं आएगा आपका n=3 और इसके आगे आएगा फॉर एग्जाम्पल आपका n=4। तो n=3 और n=4 में अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कौन सा इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है? n=3 का इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है। तो n=3 पर आपका जो अट्रैक्शन लगेगा वो ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? ज्यादा लगेगा। इसका मतलब इन सारे 4 वालों में से इस 3 वाले पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा। ठीक है, और अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा तो ये बॉन्ड्स भी स्ट्रांग बनाएंगे, है ना। तो ये जो आपने पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना कि P अच्छा है, फिर S अच्छा है, फिर D अच्छा है, फिर F अच्छा है, ये आप तब लगाएंगे जब सेल क्या होता है? सेम होता है। जैसे इस क्वेश्चन में, इसमें सब में सेल सेम ही था, तो आप मस्त इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अपना आंसर दे दिए। लेकिन कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें शेल डिफरेंट हो, ये n=3 का शेल है और ये n=4 शेल का ऑर्बिटल्स है। ठीक है, तब इन दोनों में से ज्यादा अट्रैक्शन किस में लगेगा? n=3 में, क्योंकि वो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक रहेगा। तो इन सब में से सबसे स्ट्रांग बॉन्ड कौन बनाएगा? 3s 3s। ये हो गया। अब इनमें तो तुम फिर पुराना वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, क्योंकि इन सब में कंपेयर करना है तो सबका शेल सेम है, तो सबसे अच्छा कौन होगा? 4p 4p, उसके बाद 4s 4p और लास्ट में आएगा 4d 4d। तो याद रखना ये दोनों वैरायटी के क्वेश्चंस। ठीक है, जब सेम ही शेल में हो तो इससे आप आंसर दे सकते हैं। जब आपके शेल जो है वो डिफरेंट होंगे, जब आपके शेल जो है वो डिफरेंट होंगे तो क्या होगा? जिसका जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या आउटर मोस्ट शेल कम होगा वो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होगा। ज्यादा नजदीक होगा तो उस पर अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, और अट्रैक्शन ज्यादा लगने से आपके बॉन्ड्स क्या बनेंगे? स्ट्रॉन्गर बनेंगे। कितने लोग को चमक गया ये? जल्दी देख लो, कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। आप लोग को कोई डाउट है? 2 फॉर अरेंजिंग देम हम लोग को पहले n से सॉर्ट करना होगा, फिर हाँ बिल्कुल विश्वास, यू आर राइट। पहले आप ये देखेंगे कि सबका शेल सेम है कि नहीं। अगर शेल अलग अलग है तो जिसका शेल कम होगा उस पर अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा। अरे जिसका शेल कम होगा उस पर अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा। अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा तो उसका बॉन्ड भी स्ट्रांग बनेगा। यहां तक देख लो, अगर आपको कोई डाउट है तो देख लो। आपने ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो गया? तो कल आपने ओवरलैपिंग पढ़ा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और आज आप ये भी पढ़ लिए कि किसके ओवरलैपिंग से कैसा बॉन्ड बनता है ना।
कोई किसके किसके ओवरलैपिंग से स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा, किसके किसके ओवरलैपिंग से वीक बॉन्ड बनेगा, है ना। ये बात बाबू हमेशा याद रखना कि एस और पी में पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से ज्यादा स्ट्रांग बनता है। और कोई पूछे कि ऐसा क्यों होता है, एस में तो अट्रैक्शन पी से भी ज्यादा होगा, तो एस क्यों नहीं सबसे स्ट्रांग बॉन्ड बनाया, पी क्यों बना रहा है, क्योंकि पी के पास डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है जो एस के पास नहीं होती। किसी भी स्फेयर के पास कोई यूनिक डायरेक्शन नहीं होता, क्योंकि आप उसे इनफाइनाइट एक्सेस गुजार सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? चलो वेरी गुड, पक्का क्लियर हो गया ये। आओ आगे बढ़ते हैं। अब बाबू क्या है ना, देखो, अब हम लोग ना कुछ एक टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हमारा जो मेन मोटिव रहेगा वो मोटिव ये रहेगा कि हम लोग बेसिकली मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे हम आपसे पूछे कि CO2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है, या हम आपसे पूछे कि SO3 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाइए, CH4 मीथेन का स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है, हम आपसे पूछे कि सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाइए, नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाइए। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। और स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स का यूज करेंगे, वो कॉन्सेप्ट हम आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन वो सारे कॉन्सेप्ट्स एज डिफरेंट टॉपिक्स हम लोग इसके बाद भी पढ़ेंगे। जैसे स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमको 5 चीजें चाहिए, तो वो 5 चीजें हम आपको यहाँ बताएंगे कि 5 चीजें कौन कौन सी है, और उसको यूज करके हम लोग ढेर सारे स्ट्रक्चर बनाएंगे, ताकि ये 2-3 क्लास के बाद आपको कभी भी किसी कम मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना हो तो आप आराम से या इजीली बना सके। कोई दिक्कत? लेकिन इन ये जो 5 चीजें यूज हो रही हैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ये एज अ डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक इसी चैप्टर में आगे भी आएंगी, जहां हम लोग उसको फुल डिटेल में भी करेंगे और वहां पर उनसे रिलेटेड और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए ये नहीं सोचना है, या ये नहीं सोचना है कि ये कॉन्सेप्ट इतना ही है। जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग अब यहाँ पर पढ़ेंगे वो आगे भी इस चैप्टर में आएंगे और फुल डिटेल में आएंगे, है ना। एक एक 2-2 क्लास हम लोग हर कॉन्सेप्ट पे डील करेंगे। जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम लोग आज पढ़ेंगे। कोई दिक्कत किसी को? चलो, तो बाबू देखना फंडामेंटली थोड़ा, ठीक है। अगर आपको कभी भी किसी एटम का स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री, है ना, स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री इस तरीके का कुछ पता लगाना होता है, तो आपको हमेशा, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछे कि CO2 का स्ट्रक्चर बनाकर दिखाओ, CO2 मॉलिक्यूल एग्जैक्टली कैसा दिखता है वैसा हमको इसका स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमको सबसे पहले चुनना पड़ता है कि कौन बनेगा सेंट्रल एटम और कौन बनेगा साइड एटम, है ना। सेंट्रल एटम मतलब जो बीच में रहेगा, और साइड एटम मतलब जो साइड में रहेंगे, ठीक है। तो हर मॉलिक्यूल में सबसे पहले तो यही आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन बनता है सेंट्रल एटम और कौन बनता है साइड एटम। जैसे यहाँ पर कौन कौन से दो एलिमेंट हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन में से कोई सेंट्रल एटम बनेगा और कोई क्या बनेगा, साइड एटम बनेगा, ठीक है। तो सेंट्रल एटम कोई बने, इसके 2 कंडीशन है। पहला, वो मल्टीपल बॉन्ड्स बनाना चाहिए। मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब मोर देन वन कोवेलेंट बॉन्ड। बहुत ध्यान से बाबू सीखना और समझने की कोशिश करना। 1 घंटा आपको बहुत ध्यान से देखने और समझने की जरूरत है। एक बार ये 1 घंटा सीख गए ना, तो आने वाले 3-4 क्लास तुम खेलते रहोगे खाली, यकीन मानो, इतना आसान कर देंगे सारा चीज, है ना। तुम चुटकी बेग देखते किसी का भी कुछ भी बना दोगे स्ट्रक्चर रिलेटेड, अगर आज का क्लास तुम अच्छे से समझ गए तो, ठीक है। तो सेंट्रल एटम वो होगा जो मल्टीपल बॉन्ड्स बनाएगा। मल्टीपल बॉन्ड्स मतलब जो एक से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा।
ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो सेंट्रल एटम वो होगा जो एक से ज्यादा बॉन्ड बना सकेगा, एक से ज्यादा बॉन्ड बना सकेगा। कल मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो एक बॉन्ड बनता है। तो मान लो 6 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर गए तो कितने बॉन्ड बनेंगे? 3। अरे दो के ओवरलैप करने से एक बॉन्ड बनता है, तो 6 ओवरलैप कर रहे हैं तो दो दो के पेयर के हिसाब से 3 बॉन्ड बनेंगे। तो सेंट्रल एटम हमेशा वो होगा जो एक से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा, जो एक ही बॉन्ड बनाएगा वो हमेशा कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होगा। और अगर मान लो ये वाला कंडीशन ऐसा है जो दोनों कोई दो एटम सेटिस्फाई कर रहे हैं कि ये भी एक से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, ये भी एक से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, तब आप कैसे चुनेंगे? ठीक है, तब आप चुनेंगे जिसकी लेस इलेक्ट्रो नेगेटिविटी होगी, जिसकी लेस इलेक्ट्रो नेगेटिविटी होगी, है ना? कोई ऐसा एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, वही बॉन्ड बनाए, वही बनेगा क्या? सेंट्रल एटम। तो पहले तो आपको ऊपर वाला चेक करना है। अगर आप ऊपर वाले से डिसाइड नहीं कर पा रहे, या दो ऐसे एटम मिल गए या दो ऐसे एलिमेंट मिल गए जो एक से ज्यादा बॉन्ड बना सकते हैं, तब आपको कौन सा कंडीशन चेक करना है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वही आपका सेंट्रल एटम बनेगा। कोई दिक्कत? चलिए, थोड़ा बाबू आप चीजों को थोड़ा देख के हमको बताना, ठीक है? जैसे मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा? हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है? अगर आप हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये होगा 1s1, नहीं? और 1s1 का मतलब है कि इसके आउटर मोस्ट डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक। ठीक है, जब कभी भी आपके पास कोई ऐसा ऑर्बिटल आता है जिसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इसका मतलब इसके पास खुद का एक इलेक्ट्रॉन है, इसके सामने कोई दूसरा ऑर्बिटल आएगा जिसके पास और एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे? शेयर करेंगे और बॉन्ड बनाएंगे। इसका मतलब कब कभी भी आपके पास कोई इस तरीके का एक पार्शियली फिल्ड पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल आता है, मतलब ऐसा ऑर्बिटल जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, है ना? ऑर्बिटल विच हैज 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसा कोई ऑर्बिटल जिसके पास क्या हो? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो ये वाला जो है यही क्या बनाता है? आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। यही क्या बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको बता देते हैं बेसिक। अगर आपको H2 बनाना है, तो H2 बनाना है तो इसमें कितने हाइड्रोजन एटम है? 2। तो एक हाइड्रोजन एटम का क्या होगा? 1s1, एक इलेक्ट्रॉन इसमें होगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बोलो। एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इसमें होगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। मतलब इसका 1s ऑर्बिटल और इसका 1s ऑर्बिटल आपस में क्या करेगा? बोलो। ओवरलैप करेगा। ठीक है, ओवरलैप करेगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। एस तो ऐसा ही दिखता है, नहीं दिखता? तो ये भी हो गया 1s, ये भी 1s हो गया। तो ये जो ओवरलैप है, यहीं पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऐसे दिखाए जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? इसका मतलब जब कभी भी आपके पास कोई ऐसा ऑर्बिटल दिखे जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो किसी दूसरे से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। अरे बोलो। तो हाइड्रोजन के पास एक ही ऑर्बिटल ऐसा है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा? एक ही बॉन्ड बनाएगा। कोई दिक्कत? चलो, थोड़ा ऑक्सीजन के बारे में देखो। बहुत ध्यान से बाबू देखना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इतना इंपॉर्टेंट जितना आप सोच नहीं सकते। ठीक है, चलो तुम इससे भी पहले आराम से स्टेप बाय स्टेप चलो। कार्बन के बारे में बताओ। कार्बन के बारे में बताओ। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2, 2s2, 2p2। अच्छा, बॉन्ड बनाने में कौन से इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे? अंदर वाले या वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना? बॉन्ड बनाने में हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन या बाहर वाले इलेक्ट्रॉन ही यूज होते हैं। तो आप बोलोगे कि ये n=2, इसका क्या है? बोलो। वैलेंस शेल है। और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो यही 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे क्या बनाने में?
अगर बॉन्ड्स बनाएंगे तो वो इन्हीं चार वालों से बनाएगा, कभी अंदर वालों से बॉन्ड नहीं बनता। बॉन्ड हमेशा किससे बनता है? सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। कोई दिक्कत किसी को? चलो अब थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं इसका। प्लीज बाबू बहुत ध्यान से समझो, बहुत कुछ इधर उधर मत करो, कुछ दूसरा कुछ मत सोचो। 2s2 है, इसका मतलब इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं। 2p2 है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर है। अरे बोलो। ठीक है। तो इसके पास कितने ऐसे डब्बे दिख रहे हैं आपको जिसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है? दो। अरे बोलो। ठीक है। तो तो दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर ऐसे। अब कार्बन क्या करता है, ये बातें मैंने आपको क्वांटम नंबर में पढ़ा दिया है। ठीक है, ये 2s है और ये 2p है। आपको पता है एनर्जी ऑफ 2p विल बी ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ 2s। मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, आपके सिस्टम में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो 2s और 2p में 2s की एनर्जी कम होगी और 2p की एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। तो ये कार्बन क्या करता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर लेता है। एक्साइट करने का क्या मतलब होता है? एक्साइट करने का क्या मतलब होता है? लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में चले जाना। तो अगर अपना ये जो कार्बन है, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके इधर चला जाए तो यही फोटो अब कैसा दिखने लगेगा? बोलो ना भाई, कैसा दिखने लगेगा? अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है क्योंकि अपना इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके इस खाली डब्बे में भेज दिया, तो ऐसा दिखने लगेगा। तो अब इसके पास कितने ऐसे ऑर्बिटल्स होंगे जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है? चार। तो इसीलिए कार्बन जो है वो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? चार बॉन्ड बना सकता है। और कार्बन हमेशा ये काम करेगा, क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा बॉन्ड्स बनेंगे, मैंने आपको ये बेसिक फंडामेंटल पहले भी पढ़ाया है कि जब जब बॉन्ड बनता है तब तब एनर्जी रिलीज होती है। तो जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो कार्बन दो बॉन्ड बनाकर खुश होता है या चार बॉन्ड बनाकर खुश होगा? चार बॉन्ड बनाकर खुश होगा। इसलिए कार्बन अपने 2s वाले इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके किस में भेज देता है? 2p में भेज देता है, ताकि उसके पास चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाए। और चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसके सामने कोई अगर आ जाएगा तो वो इसके साथ शेयर करके चार कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। क्लियर है? तो हम इसी की बात कर रहे थे, या तो कार्बन एक से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा, तो हम बोलेंगे कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है। ये कितने बच्चों को क्लियर हुआ? बहुत ध्यान से ना, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज यकीन मानो, बहुत 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 ज्यादा। जो भी चीज सिखा रहे हैं बहुत अच्छे से सीखने की कोशिश करिए। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, इसी चीज को आप ये भी बोल सकते हैं कोवैलेंसी। एक टर्म होता है जिसको क्या बोला जाता है? कोवैलेंसी। तो आपसे कोई पूछे कि कार्बन की कोवैलेंसी कितनी है, तो चार। कोवैलेंसी का मतलब कोई कितने बॉन्ड बनाता है। बुद्धिमत इतना ही लगाओ। कितने लोग को चमक गया ये? पक्का? चलो। ठीक है, आप लोगों को कोई डाउट है? कोई डाउट है बाबू तो कमेंट करना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब मेरे पास है नाइट्रोजन। क्या है? हम उन एलिमेंट्स का के बारे में आपको बता रहे हैं जो आपको मेजॉरिटी बार मिलेंगे, है ना। कुछ पहले बेसिक चीजें सीख लो, फिर तो आगे जो भी आएगा उसको कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, चलो नाइट्रोजन के पास चले। तो नाइट्रोजन की कहानी कितनी है, इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर? 7। तो आप क्या कर सकते हो? 1s2, 2s2, 2p3, 1s2, 2s2, 2p3। तो वैलेंस शेल कौन सा है? n = 2। और इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5। 3p में और 2s में, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन जो है यही बॉन्ड बनाने में क्या कर सकते हैं? पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? चलो बाबू बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। ठीक है, हम इतना कभी नहीं बोलते, जब हम बोल रहे हैं तो समझो कि आपका जीवन डिसाइड करने वाला है ये सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो आपके पास 2s है और आपके पास 2p है। तो 2s2 का मतलब है ये, और 2p3 का मतलब है ये। कोई दिक्कत? बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं। तो बताइए यहाँ पर कितने ऐसे ऑर्बिटल दिख रहे हैं जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है? तीन। इसका मतलब इस अगर यहाँ पर बात किया जाए तो नाइट्रोजन कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? तीन। तीन कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा।
हेलो। हाँ, अभी हम क्लास ऑनलाइन क्लास में है, बाद में बात करते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास कितने ऐसे डब्बे हैं जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है? तीन। तो यानी ये मैक्सिमम के अभी कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? तीन। हाँ, वही है, वही है। जो बाबू बता रहे हैं ना, आप विश्वास उसको सीखिए। आप जो कॉन्सेप्ट जान रहे हैं वो सब आधा अधूरा है। आप जो लिखे हैं वो 10 मॉलिक्यूल में सही होगा, लेकिन 100 मॉलिक्यूल में गलत होगा। जो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं उस पर फोकस करिए। कोई दिक्कत किसी को? अब ध्यान से सुनना। यहां पर इसके आउटर मोस्ट शेल में, प्लीज ध्यान से देखना। यहां पर इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ऑर्बिटल ऐसा प्रेजेंट है जिसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, है ना। n = 2 इसका वैलेंस शेल है। और वैलेंस शेल में तीन ऑर्बिटल ऐसे थे जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, तो ये इन तीन ऑर्बिटल से तीन कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। लेकिन इसी वैलेंस शेल में एक ऐसा भी ऑर्बिटल दिख रहा है जिसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो कभी भी आउटर मोस्ट शेल में कोई ऑर्बिटल ऐसा होगा जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? मतलब ये फुल्ली फिल्ड होगा। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? दो। ठीक है। तो इसी को केमिस्ट्री के भाषा में लोन पेयर बोला जाता है। इसी को केमिस्ट्री के भाषा में क्या बोला जाता है? लोन पेयर। है ना। तो जैसे आपसे कोई पूछे कि नाइट्रोजन जो है वो क्या क्या, नाइट्रोजन के पास क्या क्या बात है, नाइट्रोजन के पास तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे या एक एक इलेक्ट्रॉन थे, तो ये तीन कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। और जब ये तीन कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो इसके पास एक क्या होगा? लोन पेयर। अरे बोलो, क्या होगा? एक लोन पेयर। इसका देखो सबसे अच्छा एक एग्जांपल बताते हैं। आप पढ़े होंगे बचपन में, एमोनिया। पढ़ा है मॉलिक्यूल के बारे में? नाम तो सुना ही होगा कभी, एमोनिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन है। अच्छा चलो एक बात बताओ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कौन बनेगा सेंट्रल एटम? नाइट्रोजन बनेगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन एक से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, जबकि हाइड्रोजन क्या बनाएगा? सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन से क्या क्या जुड़ा हुआ है? तीन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बना सकता है। तो ये एक बॉन्ड एक हाइड्रोजन के साथ बनाया, दूसरा बॉन्ड दूसरे हाइड्रोजन के साथ बनाया, और तीसरा बॉन्ड तीसरे हाइड्रोजन के साथ बनाया। बोलो ये बात चमका या नहीं चमका? कोई दिक्कत? चलो, उसके बाद इतना बनाने के बाद नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी है, तो आप उस लोन पेयर को ऐसे दिखाते हैं। आप उस लोन पेयर को इस तरीके से डिनोट करते हैं। क्या? हम्म। तो नोबल गैस हो जाएगा बाबू वो। हाँ, बॉन्ड बनाने के बाद। ठीक है, ये क्लियर है क्या? ये जो चीज बताया है, कितने लोगों को क्लियर हो गया? है ना। मतलब नॉर्मली नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन की अगर नॉर्मल बिहेवियर की बात की जाए तो नाइट्रोजन नॉर्मली कितने बॉन्ड बनाएगा? तीन बॉन्ड बनाएगा। और तीन बॉन्ड बनाएगा और साथ में एक क्या रखेगा? लोन पेयर। ये कितने लोगों को चमक गया? एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया कि एमोनिया का स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है। जब आपको बोले कभी कि एमोनिया का स्ट्रक्चर बनाना है, तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि सेंट्रल एटम नाइट्रोजन बनेगा, साइड एटम हाइड्रोजन बनेगा। नाइट्रोजन का ये कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखेंगे तो आपको तीन ऐसे ऑर्बिटल्स मिलेंगे जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये तीन क्या बनाएंगे? तीन कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। प्लस आपको आउटर मोस्ट शेल में ही एक ऐसा डब्बा दिखेगा जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप उसको केमिस्ट्री के भाषा में क्या बोलते हैं? लोन पेयर। क्या बोलते हैं? लोन पेयर। आउटर मोस्ट शेल का वो ऑर्बिटल जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हो, तो आप उसको क्या बोल सकते हैं? लोन पेयर बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? अब बहुत ध्यान से सुनना, ये 100% करेक्ट है। लेकिन फिर एक क्वेश्चन आता है, क्या नाइट्रोजन मोर देन थ्री बॉन्ड्स बना सकता है? क्या नाइट्रोजन मोर देन थ्री बॉन्ड्स बना सकता है? ठीक है, यहाँ पे तो ये बात समझ में आ गया कि तीन था तो तीन बना लिया। बिल्कुल बना सकता है। ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत नई चीज है आपके लिए। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है,
तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल हमने एमोनिया का एग्जांपल लिया था, तो ये एच 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 वाली चीज तो है ही, और प्लस इसके पास क्या है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये लोन पेयर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या ये किसी तरीके का कोई बॉन्ड बना रहे हैं या फ्रीली अवेलेबल है? फ्रीली अवेलेबल है ना। ये जो नाइट्रोजन के पास टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे बताओ, 5। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन ये है, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, 3 ये हो गए और 2 ये हो गए, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है, ये तो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट हो गए, तो ये फ्री है या बॉन्डेड है? बॉन्डेड है। लेकिन ये वाला दोनों इलेक्ट्रॉन तो फ्री है, जिसको आप अभी क्या बोल रहे हैं, लोन पेयर। बोलो ना। अब मान लो कि इसके सामने कोई एक ऐसा स्पीसीज आ जाता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। जैसे नाइट्रोजन के सामने क्या आ गया, बोलो, H प्लस आ गया। क्या H प्लस के पास कोई इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, और वो इलेक्ट्रॉन भी तुमने निकाल लिया, तभी तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आया है। तो क्या नाइट्रोजन के पास, इसके पास H प्लस के पास कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो अब क्या होगा, अब ये नाइट्रोजन, अब क्योंकि इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन खाली पड़े हुए हैं, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या देगा, पहले दे देगा। तो क्या बन जाएगा देखो, नाइट्रोजन, H, H, H। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, एक ही, क्योंकि इसने एक किसको दे दिया। तो अब देखो, ये पॉजिटिव चार्ज था, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, और नाइट्रोजन न्यूट्रल था, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। बोलो क्लियर है। अब अगर तुम ध्यान से देखो, तो नाइट्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये शेयर करके बॉन्ड बना सकता है कि नहीं बना सकता? बना सकता है। तो यहाँ के बाद आपके पास, मतलब आप ऐसे कर सकते हैं, ये H है, ये H है, ये H है, ये H जुड़ गया, और नाइट्रोजन पर क्या आ गया, प्लस, इसको बोलेंगे NH4 प्लस, वो अमोनिया होता है, और इसको आप बोलते हैं अमोनियम आयन। क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन। बोलो क्लियर है क्या? तो ये आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज सिखा रहा है कि लोन पेयर अगर किसी एटम पर प्रेजेंट होता है, तो वो लोन पेयर से भी एक बॉन्ड बना सकता है। अरे बोलो, वो लोन पेयर से भी एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, बना सकता है। ठीक है। इस तरीके के बॉन्ड को, इस तरीके के बॉन्ड को हम एक स्पेशल नाम से बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका नेचर भी थोड़ा बहुत कोवेलेंट जैसा ही होता है, लेकिन फिर भी इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्यों अलग नाम दिया गया, क्यों ये चीज अलग है ना, क्यों ये चीज अलग है? देखो, अगर आप ध्यान से देखो, तो जनरली जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जैसे ए के पास अपना खुद का इलेक्ट्रॉन है, बी के पास अपना खुद का इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों शेयर करके क्या करें बताओ, एक बॉन्ड बना लिए। तो इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, उसमें से एक ए का है और एक किसका है, बी का। मानते हो? लेकिन तुम हमको बताओ कि यहां पर जो इस वाले बॉन्ड में जो एक्स्ट्रा बॉन्ड बना है, इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है, वो एक्चुअली किसके हैं, नाइट्रोजन के हैं, क्योंकि वो दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ही थे। नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको दिया और फिर बॉन्ड बनाया। इसका मतलब इस बार ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ये किसके हैं बताओ, नाइट्रोजन के ही हैं। तो तुमको नहीं लग रहा कि ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड से थोड़ा सा डिफरेंट है? क्योंकि नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो दोनों एटम के होते हैं, ए का भी होता है और बी का भी होता है। लेकिन इस वाले टाइप, इस वाले, ये वाला जो बॉन्ड यहाँ पर बना है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बॉन्ड में, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक्चुअली किसके थे, नाइट्रोजन के थे। बोलो ना, ये दोनों किसके थे, एक्चुअली नाइट्रोजन के थे। ठीक है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और इनको एक अलग से नाम भी दे दिया गया। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। बोलो चमका या नहीं चमका? इसका मतलब नाइट्रोजन नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाएगा और एक लोन पेयर रखेगा, और नहीं तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना लेगा, 4 बॉन्ड बना लेगा। लेकिन जब जब 4 बॉन्ड बनाएगा, तो नाइट्रोजन पर एक क्या आएगा, प्लस। नाइट्रोजन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। देखो, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाया था, एक लोन पेयर था, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको देगा, तो अपने से एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इस पर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये 2 बातें आप हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन क्या होगा, न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज आएगा क्या, नहीं। लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कितने लोगों को ये पूरा कहानी नाइट्रोजन का समझ में आ गया? जो बता रहे हैं
बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये पानी, कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। बोलो। बहुत अच्छे से समझो। यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमेशा कैसे बनेगा? जब लोन पेयर क्या होगा? डोनेट होगा। जब लोन पेयर क्या होगा? डोनेट होगा। है, एक ऐसा एटम होगा जिसके पास लोन पेयर होगा, और इसके सामने एक ऐसा आदमी आ जाएगा जो भूखा नंगा होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा। तो ये हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन पहले उसको एक देगा, ताकि दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाए, और फिर वो दोनों शेयर करके क्या कर लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पर भी जो बॉन्ड बन रहा है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से ही बन रहा है। तो ये भी एक तरीके का कोवेलेंट बॉन्ड आप बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है बताओ? सर, अगर नाइट्रोजन का पहले तीन वाले हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन गया तो और कोई एटम के साथ उसमें बॉन्ड बनेगा? नहीं बाबू, नाइट्रोजन ने तीन बॉन्ड बना लिए ना। ये जो तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे तो इन्होंने ऑलरेडी तीन बॉन्ड बना लिए। हम बात कर रहे हैं चौथे बार ये जो लोन पेयर बचा है उससे। तो आप लोन पेयर से भी एक बॉन्ड बना सकते हैं ना। लोन पेयर से जब बॉन्ड बनाएंगे तो उस बॉन्ड को क्या बोला जाएगा? तुम बताओ क्या डिफरेंस है कोऑर्डिनेट बॉन्ड में और नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड में? बोलो। हाँ, एक बॉन्ड में जो ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये ए वाला इलेक्ट्रॉन ए का है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका है? बी का। तो ये होता है नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड में। हम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लाए, तुम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लाओ, हम दोनों शेयर करेंगे। ये नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड में होता है। लेकिन कोऑर्डिनेट में क्या है? क्या इस H प्लस के पास कोई इलेक्ट्रॉन था? नहीं। इस नाइट्रोजन ने ही अपना एक इलेक्ट्रॉन पहले इसको दिया। अब दोनों के पास एक एक हो जाएंगे, और फिर ये क्या करेगा? शेयर करेगा। तो यहाँ पे जो आपको दोनों इलेक्ट्रॉन दिख रहा है इस नए वाले हाइड्रोजन के लिए, है ना, हम इसको HN बोल देते हैं ताकि आप समझ लीजिए। HN मतलब नया वाला हाइड्रोजन। ये तीन तो पहले से जुड़े हुए हैं। ये नए वाले हाइड्रोजन के पास ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ये इसका है क्या? नहीं, वो था इसी का। यही वाले ने अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको दिया है, और फिर उसके साथ क्या किया? बॉन्ड बनाया। कोई दिक्कत? कोऑर्डिनेट बॉन्ड वेयर वन एटम गिव्स ऑल इलेक्ट्रॉन इन कोवेलेंट शेयरिंग। हाँ, बिल्कुल सही। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप उसको बोल सकते हैं जहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में यूज हो रहे हैं वो दोनों एक ही एटम के होते हैं। उसी ने अपना, जैसे मान लो कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन है और तुम आ गए मेरे पास, है ना, बॉन्ड बनाने के लिए, तो हम तुमसे पूछेंगे ना कि तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन है कि तुम आ गए हो बॉन्ड बनाने, तो तुम बोलोगे सर नहीं है। तो बोलेगे टेंशन मत लो, हम अपना एक इलेक्ट्रॉन तुमको देंगे, अब तुम्हारे पास भी एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और फिर हम शेयरिंग कर लेंगे। तो ये स्लाइट डिफरेंस है एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। कितने लोग को ये कहानी पूरी चमक गई? पक्का? तो ये दो मेन पॉइंट याद रखना। नाइट्रोजन नॉर्मली तीन बॉन्ड बनाएगा, एक लोन पेयर होगा, और उस समय नाइट्रोजन पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। लेकिन नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? मैक्सिमम नाइट्रोजन कभी भी चार बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकता। कोई किसी को दिक्कत? चलिए, अब थोड़ी कहानी की जाए फास्फोरस की। फास्फोरस नाइट्रोजन के नीचे आता है। अगर आपको पीरियोडिक टेबल आपको आता है तो आप यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के नीचे क्या आता है? फास्फोरस। फिर, है ना, एक ही ग्रुप में आते हैं ये। नाइट्रोजन के नीचे क्या आता है? फास्फोरस। नाइट्रोजन कौन से पीरियड का है? N=2 का। फास्फोरस कौन से पीरियड का है? N=3 का, एंड सो ऑन। पीरियोडिक टेबल पढ़िए। कोई दिक्कत? चलिए, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है? 15। लिखो कॉन्फ़िगरेशन, क्या लिखोगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। कोई दिक्कत? इस बार भी इसका आउटर मोस्ट कौन इलेक्ट्रॉन शेल कौन सा है? 3। और इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5। अरे उसी खानदान का है ना, है नाइट्रोजन के ही खानदान का है, तो कॉन्फ़िगरेशन भी सेम रहेगा और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या भी सेम रहेगी। ठीक है ना? कोई दिक्कत किसी को? चलो, तो अब बाबू इसका डायग्राम बनाओगे तो कैसा बनाओगे? बोलते नहीं हो यार। ये आपको क्या दिखेगा? 3s2। और ये क्या दिखेगा? 3p3। तो यहाँ पे ऐसा, 1, 2, 3। कोई दिक्कत किसी को?
तो नॉर्मली फॉस्फोरस भी नाइट्रोजन की तरह तीन ऐसे डब्बे दिख रहे हैं जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो यहां से क्या बना सकता है, तीन कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। कोई दिक्कत किसी को? और अगर ये तीन कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा तो इसके पास एक लोन पेयर दिखेगा, सेम सेम नाइट्रोजन जैसा। देखो आउटर मोस्ट शेल में ही एक डब्बा ऐसा दिख रहा है जिसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये पिछले बार की तरह क्या ट्रीट हो सकता है, लोन पेयर। इसका मतलब फॉस्फोरस भी नाइट्रोजन की तरह बॉन्ड बना सकता है ना। तो फॉस्फोरस भी नॉर्मली कितने बॉन्ड बनाएगा बताओ, तीन बॉन्ड बना सकता है, और इसके पास एक लोन पेयर। जैसे NH3 होता था वैसे PH3 भी हो सकता है ना। तो आप क्या बनाएंगे, फॉस्फोरस, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और इसके पास एक लोन पेयर होगा। मेरे हिसाब से यहां तक कोई डाउट है तो पूछो, कोई दिक्कत किसी को? बोलो बोलो। अब खेल चालू होगा। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आने वाला है, 10 मिनट बहुत ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे। कोई दिक्कत किसी को? क्या डिफरेंस है नाइट्रोजन में और फास्फोरस में, हमको बताओ पहले। बेसिक बेसिक, इतना केमिस्ट्री नहीं देखना, बेसिक बस इन चीजों को देखो, कॉन्फ़िगरेशन को देखो, और बताओ कि आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है नाइट्रोजन और फास्फोरस में। वेरी गुड, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अलग है। अगर आप नाइट्रोजन की बात करो तो ये n=2 का था, और फास्फोरस की बात करोगे तो ये n=3 का है। मानते हो? तो अगर ये इसका आउटर मोस्ट शेल नाइट्रोजन का n=2 था, तो इसके अंदर सिर्फ दो ही तरीके के सब शेल्स थे, 2s और 2p। लेकिन ये n=3 का है, तो इसके पास कौन कौन से सब शेल्स होंगे, 3s भी होगा, 3p भी होगा, और 3d भी होगा। ये बात कितने लोग को चमक गया? बहुत डिटेल में मैंने क्वांटम नंबर में ये सारी चीजें पढ़ाई हैं। बोलो। हाँ बाबू, देखो अगर आप पढ़ रहे हैं, आपको फिर भी चीजें नहीं आ रही हैं, तो आपको कुछ दिक्कत है तो पूछिए। लेकिन अगर आप पढ़ ही नहीं रहे हैं तो आपको कोई दुनिया का ताकत नहीं पढ़ा सकता। हम आपको, जिस दिन मेरे पास कोई भी बच्चा आता है, हम उसी दिन बोल देते हैं कि आप जिस चीज में कूद रहे हैं ना, वो चीज बहुत अच्छे लेवल का है। आपको कोई दिन ऐसा नहीं मिलेगा, ऐसा लगेगा इतने दिन से तो पढ़ रहे हैं, रोज आते हैं तो 10 नया चीज पढ़ा देते हैं, तो वैसा होगा ही होगा। आपको इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये क्लियर है? ये नहीं समझ में आ रहा है तो क्वांटम नंबर पढ़िए। ठीक है, n=2 है, इसके अंदर दो सबशेल्स होंगे, सिर्फ s और p, और 3 के अंदर तीन होंगे, 3s भी होगा, 3p भी होगा, और 3d भी होगा। इसका मतलब फॉस्फोरस की ये जो कहानी आप यहां पर बनाए हैं, एक्चुअली यहां पे इसके आगे, बोलो, नहीं बोलोगे? इसके आगे d भी है, जो कि पूरा का पूरा क्या है, वेकेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिर्फ किस में गया है, एस और पी में। इसके आगे 3d भी है, लेकिन आप इसको 3d को क्या लिख सकते हैं, जीरो, क्योंकि 3d है, प्रेजेंट है, लेकिन उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या हम यहां पर 2d बना सकते हैं? क्या हम यहाँ पे 2d बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि n=2 में 2d नाम का कोई सबशेल होता ही नहीं है। d कहां से चालू होता है, 3 से। 3 के बाद हर शेल में d आएगा, लेकिन n=1 और n=2 में कोई d सबशेल नाम का कोई चीज नहीं होता। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? अब देखो ये क्या करेगा। एक बेसिक फंडामेंटल तुम हमको बताओ कि कोई भी एटम या कोई भी एलिमेंट जितने ज्यादा बॉन्ड बनाएगा वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल? जाहिर सा बात है। अगर हम जितने ज्यादा बॉन्ड बनाएंगे और हर बॉन्ड बनाने में एनर्जी रिलीज होगी, तो अगर हम मान लो 5 बॉन्ड बनाते हैं तो हम 5 बार एनर्जी रिलीज करेंगे, तो मेरी एनर्जी उतनी कम हो जाएगी और मेरी स्टेबिलिटी जो है वो उतनी इंक्रीज कर जाएगी। तो बेसिक सा फंडामेंटल है। कोई 5 बॉन्ड बना रहा है तो वो ज्यादा स्टेबल है। मान लो एक कंपाउंड में 5 बॉन्ड बन रहा है और एक में 3 बॉन्ड बन रहा है, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? 5 वाला ज्यादा स्टेबल होगा। जितने ज्यादा बॉन्ड्स बनेंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। कोई दिक्कत? अब देखो ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को 3s से सीधा एक्साइट करके 3d में भेज देगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा खाली है। इलेक्ट्रॉन किसमें भेजा जाएगा, जो खाली होगा। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि फास्फोरस के पास पूरा का पूरा वेकेंट 3d सबशेल है, या इसके पास वेकेंट 3d ऑर्बिटल्स हैं। बोलो हाँ या ना।
और ये क्या कर रहा है, एक्साइट कर रहा है। एक्साइट करने में आप क्या करते हैं बताइए, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में बढ़ते हैं। ये सब मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो एनर्जी ऑफ 3s क्या होगी, कम, और एनर्जी ऑफ 3d क्या होगी, ज्यादा। कोई दिक्कत? तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को अगर इधर एक्साइट करके भेज दे तो यही फोटो अब कैसा दिखने लगेगा, बोलो ना। ये तीन तो ऐसे ही रह गए, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो एक ही बचा, और एक इधर आ गया। बोलो, अब आपके पास कितने ऐसे डब्बे दिख गए जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है? 5। इसलिए फास्फोरस मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 5, 5 बॉन्ड्स बना सकते। तो आप बोल सकते हो फास्फोरस इज पेंटावैलेंट। क्या बोलते हैं, पेंटावैलेंट। क्योंकि अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा दे तो ये 5 बॉन्ड बना सकता है। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? सही है ना? अब एक बताओ हमको, क्या नाइट्रोजन कभी पेंटावैलेंट हो सकता है? क्या नाइट्रोजन कभी पेंटावैलेंट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हाँ, क्योंकि ये तो n=2 का है, इसके पास आगे कोई 2d खाली है, 2d है। अगर 2d होता तो ये इसको उसमें भेज देता तो इसके पास भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचते, 5 ऐसे डब्बे बचते जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता, तो वो 5 बॉन्ड बना सकता था। इसीलिए नाइट्रोजन उसी खानदान का है, नाइट्रोजन इसी खानदान का है, लेकिन इसमें से सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन जो है वो 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। इट कैन नेवर एवर बी पेंटावैलेंट। अरे बोलो बाबू, कितने लोग को ये चमका? बाकी इसके नीचे जितने भी होंगे सबके पास वैकेंट वैकेंट डी होगा। बाकी इसके नीचे फास्फोरस, आर्सेनिक, फास्फोरस 3 में है तो 4 में डी नहीं होगा, 5 में भी होगा। यहां से नीचे हर शेल में डी सब शेल होगा, है ना? तो इन सब के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होता है, तो ये सारे 5 बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावैलेंट। इसीलिए मैंने यहाँ पर नाइट्रोजन में जब 4 बॉन्ड लिखा था तो वहां बगल में क्या लिखा था, मैक्सिमम, कि नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, उससे ज्यादा नाइट्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। लेकिन नाइट्रोजन के खानदान के नीचे जितनी भी चीजें आएंगी उन सब के पास वैकेंट 3d होगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन को इधर एक्साइट कर सकता है, एक्साइट करने के कारण वो ऐसा चीज क्रिएट कर सकता है जिसके पास 5 डब्बे हो जाएं, और पांचों डब्बों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो 5 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। कितने लोगों को ये पूरी बात चमक गई? कोई डाउट है तो पूछो। सर जो फास्फोरस के डी में 4 इलेक्ट्रॉन का स्पेस है उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, उससे भी नो इलेक्ट्रॉन। नहीं 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 बाबू, देखो मेरी बात सुनो, ये तुम्हारा एक अच्छा क्वेश्चन है, हम तुमको एक बात बताते हैं। अच्छा, एक इस बहुत अच्छा क्वेश्चन वो पूछा है कि यहाँ पर जो आपके पास फास्फोरस है इसके पास भी तो यहाँ पर एक लोन पेयर है, तो ये अपना चौथा बॉन्ड लोन पेयर के डोनेट से नहीं बना सकता? अरे नहीं बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि उसमें उसका नुकसान है। अगर ये लोन पेयर से डोनेट बनाएगा तो इस पूरे दोनों इलेक्ट्रॉन के कारण एक ही बॉन्ड बनेगा। जैसे यहां देखो, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर था, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर था, तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देता था और ये बॉन्ड बना लेता था। तो अगर वो लोन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन के कारण वो कितने बॉन्ड बना सकता है, एक ही बना सकता है, एक एक्स्ट्रा बना सकता है। लेकिन अगर वो ये एक्साइटेशन वाला काम कर लेता है तो वो 5 बॉन्ड बना सकता है। तो वो क्या प्रेफर करेगा, हर कोई चाहेगा कि वो ज्यादा बॉन्ड बनाए। इसलिए फास्फोरस जो है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, एक्साइट करा ले, और इस तरीके के 5 ऐसे ऑर्बिटल्स बना ले जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो। बोलो ना, ये चीज है, कोई दिक्कत? ठीक है, बाकी तो बाबू केमिस्ट्री में और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, टाइम बिंग के लिए प्लीज जो सिखा रहे हैं उसको अच्छे से सीखिए। ठीक है, आगे कल को आप जब पढ़ेंगे तो हम आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस में कंपेयर होगा ना तो नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक होगा। क्या होगा, एसिड बेस पढ़ा है ना आपने, तो नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक होता है, तो जो ज्यादा बेसिक होता है वही अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाता है। ठीक है, तो वो सब बात छोड़ दीजिए, जितनी बात हम आपको बता रहे हैं वो क्लियर है क्या, है ना? इसीलिए फास्फोरस नॉर्मल केस में क्या करेगा, 3 बॉन्ड बनाएगा, और उसके पास एक क्या होगा, लोन पेयर। और नहीं तो फास्फोरस डायरेक्टली कितने बॉन्ड बनाएगा,
5 बॉन्ड। कितने लोग को चमक गया ये? हाँ वैसे बना सकता है विश्वास। ये कितने लोग को चमक गया? पक्का? तो आपको फॉस नाइट्रोजन फास्फोरस की कहानी समझ में आ गई। इस पूरे खानदान में सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन जो है वो पेंटावैलेंट नहीं है। नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावैलेंट। अगर आपको कहीं पर दिख जा रहा है कि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब वो स्ट्रक्चर गलत है। इसका मतलब जिसने भी वो बनाया है उसको केमिस्ट्री नहीं आता, उसको ये बात नहीं पता कि नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नाम का कोई चीज नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन सेकंड शेल का है और सेकंड शेल में डी सब शेल नहीं आता। ठीक है, इसलिए नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। चमका क्या? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। अब कहानी होगी ऑक्सीजन की। किसकी? ऑक्सीजन की। अगर आप ऑक्सीजन की बात करो तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p4। ये 2s है, ये 2p है। 2s2 ऐसा दिखेगा, 2p4 1 2 3 और 4 ऐसा दिखेगा। दिस इज 2s2 2p4। बोलो कोई दिक्कत? चलो अब बताओ कितने ऐसे डब्बे दिख रहे हैं जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है? तो यहां से कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। मतलब ऑक्सीजन मस्त 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। इसीलिए ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? बाईवैलेंट। क्या बोलते हैं? बाईवैलेंट। जो एक बॉन्ड बनाता है वो मोनोवैलेंट कहा जाता है, जो 2 बॉन्ड बनाएगा वो बाईवैलेंट कहा जाएगा, तो जो 3 बॉन्ड बनाएगा वो ट्राईवैलेंट कहा जाएगा। मोनो, बाई और ट्राई। नाइट्रोजन कैसा है? ट्राईवैलेंट है, क्योंकि नाइट्रोजन नॉर्मल केस में 3 बॉन्ड बना पाता है। अरे बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, इसके बाद आउटर मोस्ट सेल में ही 2 ऐसे डब्बे भी आपको दिख रहे हैं जिनके पास 2 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर हैं। तो इसके पास 2 कोवेलेंट बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है ना? जल ही जीवन है ना? जल ही जीवन है। तो इसका स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे तो तुम बताओ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में सेंट्रल एटम कौन बनेगा? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन एक से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो ऑक्सीजन बना सेंट्रल। कितने बॉन्ड बनाने हैं और कितने हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं? हाइड्रोजन तो एक एक बॉन्ड बनाएगा, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। अरे बोलो ना। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में देखोगे तो इस हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड बनाया, इस हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड बनाया, और ऑक्सीजन बाई वैलेंट है तो उसने 2 कोवैलेंट बॉन्ड बनाए। इसके साथ साथ ऑक्सीजन पर और क्या होगा? 2 लोन पेयर। एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर। अरे बोलो। तो ये आपका वाटर का स्ट्रक्चर है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। अरे स्ट्रक्चर में और माहिर बना देंगे तुमको, बस जो चीजें सिखा रहे हैं अभी सीखने की कोशिश करो। कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है। तो यानी नॉर्मली ये 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और 2 लोन पेयर रखेगा। कोई दिक्कत है? चलो। अच्छा, क्या इसके पास कोई वैकेंट 2D है? ऑक्सीजन के पास कोई वैकेंट 2D होगा? नहीं। तो क्या ये अपने इलेक्ट्रॉन को आगे एक्साइट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसका मतलब इसके पास एक्साइट कराने का वाला कोई चीज तो नहीं होगा। लेकिन क्या ये अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को किसी को डोनेट कर पाएगा? हाँ कर पाएगा। तो मान लो अगर हम इसके सामने H+ ले आए, है ना, तो ये ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या दे देगा? ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा बोलो? H+ को दे देगा। और अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन H+ को दे देगा तो क्या दिखेगा? देखो H एक लोन पेयर तो ऐसा ही है। एक इलेक्ट्रॉन ऐसा बचा और हाइड्रोजन के पास भी अब एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा? क्योंकि ये न्यूट्रल था, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, इसका एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल, है ना? और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। कोई दिक्कत? अब इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं? तो ये बॉन्ड बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बना सकते। तो उस केस में ऑक्सीजन के पास H, फिर एक और H, और ये एस को हम HN लिख देते हैं ताकि पता चले ये नया वाला है। ठीक है। अब इसके पास कितने लोन पेयर बचे? एक ही बचा, और ऑक्सीजन पर क्या आएगा? प्लस। दिस इज योर H3O प्लस।
आप कौन सा आयन बोलते हैं इसको? हाइड्रोनियम आयन। क्लास 10th एसिड बेस, क्लास 10th एसिड और बेस। आप पढ़ते होंगे ये चीज कि जब भी आप किसी एसिड को पानी में डालेंगे तो हाइड्रोनियम आयन बनता है, तो वो ऐसे बनता है। ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है और एसिड, ये H प्लस कहाँ से आ जाएगा? एसिड से आ जाएगा। तो ये ले सकता है टाइम बिंग के लिए, वो सब चीजें आगे आएंगी। लेकिन ये कितने लोग को समझ में आया? तो ऐसे केसेस में ये कितने बनाएगा? कितने बॉन्ड बना लिया? 3 बॉन्ड बना लिया। और इसके पास क्या आ गया? एक ही लोन पेयर बचा। और ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। मेरे हिसाब से अगर आपको नाइट्रोजन समझ में आया होगा तो आपको ऑक्सीजन भी समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत किसी को? बोलो। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, क्या यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये फिर किसी को इलेक्ट्रॉन देकर बना सकता है क्योंकि इसके पास अभी भी एक लोन पेयर है? नहीं, नहीं बना सकता, है ना। ये लोन पेयर अगर आपके किसी एटम पे 10-10 लोन पेयर भी क्यों ना हो, लेकिन डोनेट करने की कैपेसिटी सिर्फ एक ही होती है। वो एक ही लोन पेयर इजीली डोनेट कर पाएगा। इसलिए तुम देखोगे यहाँ ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर थे, लेकिन ये दोनों लोन पेयर से बॉन्ड नहीं बना सकता। दोनों में से किसी एक से ही बॉन्ड बना सकता है, इसलिए मैक्सिमम ये एक ही लोन पेयर डोनेट कर पाएगा। मैक्सिमम कितने लोन पेयर डोनेट कर पाएगा? मैक्सिमम एक ही लोन पेयर जो है वो डोनेट कर पाएगा। अरे बोलो बाबू, हाँ या ना? मैक्सिमम एक ही लोन पेयर क्या कर पाएगा? डोनेट कर पाएगा, एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा। कितने लोगों को एक ऑक्सीजन की पूरी कहानी समझ में आ गई? तो ऑक्सीजन नॉर्मल केस में कितने बॉन्ड बनाएगा और कितने लोन पेयर रखेगा? 2। अब इसके पास ये जो 2 लोन पेयर हैं, इसमें से ये एक लोन पेयर किसी ऐसी चीज को दे सकता है, अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और एक के साथ बॉन्ड बना लेगा। ये बॉन्ड कौन सा बना है यहाँ पे? इस बॉन्ड का क्या नाम है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहां तक कितने लोग को चमक गया? जल्दी कमेंट करो। यहां तक कितने लोगों को समझ में आ गया? ठीक है। ऑक्सीजन के खानदान के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेलेनियम, फिर पोलोनियम। ओ स्टाइल से TPO। ठीक है। तो याद होना चाहिए आपको, पीरियोडिक टेबल है ना, आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, क्लियर है ये? अब अगर आप सल्फर की बात करोगे तो एटॉमिक नंबर कितना होगा? 16। क्या लिखोगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? n = 3। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे 3s, 3p, अब तुम समझ रहे होगे क्या कहानी होगा? नहीं समझ रहे हो? बोलो। नहीं सर, हम लोग नहीं समझ रहे। ये 3s है, ये 3p है, और ये क्या है? 3d। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 3p में 4, 1, 2, 3 और ये 4, और पूरा का पूरा 3d खाली है ना। हम यहाँ पे चाहे तो हम लिख सकते हैं 3d0, क्योंकि ये n = 3 में है तो तीनों सब सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है। 3s, 3p, 3d, कोई दिक्कत किसी को? चलो। तो अब हम लोग क्या करेंगे बताओ। अब इसके पास वैकेंट 3d है कि नहीं? तो है। तो ये अपना लोन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना पसंद करेगा कि एक्साइट करके और ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड बनाना पसंद करेगा? एक्साइट करके और ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड बना, क्योंकि जब लोन पेयर डोनेट होगा तो एक ही बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर ये यहाँ एक्साइट हो जाता है तो 2 ऐसे डब्बे बन जाते हैं जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को इधर एक्साइट कर सकता है और ये वाले को इधर एक्साइट कर सकता है ना। इनको ये एक्साइट कर सकता है। तो इसके बाद का सिनेरियो कैसा दिखेगा?
इसमें भी एक, इसमें भी एक, एक 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 और एक। देखो ये दोनों तो अकेले थे ही, ये वाला इधर चला गया, ये वाला इधर चला गया, तो एक एक इलेक्ट्रॉन उधर गए तो ये बन गया। अरे बोलो, अब इसके पास अब ये मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? मैक्सिमम 6 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है ना? तो आप बोल सकते हो कि इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होगी? 6। क्योंकि ये मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाएगा? 6। यानी ऑक्सीजन को छोड़कर इसके नीचे जितने भी होंगे वो 6 बॉन्ड्स मैक्सिमम बना पाएंगे। बोलो है कि नहीं? लेकिन ऑक्सीजन कितने बना पाएगा? क्या ऑक्सीजन 6 बॉन्ड बना पाएगा? नहीं बनाएगा। ऑक्सीजन कैन नॉट फॉर्म, it cannot form 6 bonds due to vacant, due to uh, due to absence of vacant d सबशेल बोल लो या फिर ऑर्बिटल्स बोल लो। कितने लोग को चमक गया? कोई दिक्कत? तो आपको इतना बेसिक आइडिया लग गया कि कौन कौन कितने कितने मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, चलो अब हम तुमको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम हमको बताओ कि फ्लोरीन और क्लोरीन की कहानी कैसे चलेगी। देखो इसके बाद जो ग्रुप आएगा वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन वाला आएगा। हमेशा तुम कंपेयर कर रहे हो पहले दो में, तो इसमें भी इसमें और इसमें कंपेयर करो। बताओ फ्लोरीन कितना मैक्सिमम बॉन्ड बनाएगा और क्लोरीन कितना मैक्सिमम हो। चलो चलो छोड़ो, तुम बस इतना ही बता दो, क्लोरीन कितने मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है? जल्दी कमेंट करो, देखें हम कितना समझे आप। क्लोरीन की कहानी से हमको बताइए कि क्लोरीन कितने मैक्सिमम बॉन्ड्स बना सकता है। हम्म 7, बिल्कुल सही। कमेंट करो, कमेंट करो जल्दी, आप लोग भी बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने मैक्सिमम बॉन्ड क्लोरीन बना सकता है। सेम एकदम इसी तरीके से तो सोचना है। क्लोरीन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? क्लोरीन मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बना सकता है? 7, वेरी गुड। अगर आप क्लोरीन को देखो तो क्लोरीन कितना है? 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और क्या है 3p5। और 3d में कुछ नहीं है तो हम 3d को 0 लिख सकते हैं। तो जब आप बनाएंगे 3s 3p, 3s 3p5, ये 3s2 हो गया, 1 2 3 4 5। तो नॉर्मल केस में क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएगा? नॉर्मल केस में क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएगा? कितने ऐसे डब्बे दिख रहे हैं जिनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है? एक। तो ये एक बॉन्ड बनाएगा और कितने लोन पेयर होंगे? 3 लोन पेयर होंगे। ठीक है, लेकिन ये और क्या कर सकता है? ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर सकता है क्योंकि इसके पास पूरा का पूरा वैकेंट 3D है। तब क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन? 1 2 3, 1 2 3, है कि नहीं?
अब इसके पास कितने ऐसे डब्बे बच गए जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है? 7, 7 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है। तो ये मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? मैक्सिमम 7 बॉन्ड्स बना सकता है। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होगी? अरे बोलो ना, मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होगी? 7 होगी। क्या फ्लोरीन 7 बॉन्ड बना पाएगा? क्या फ्लोरीन 7 बॉन्ड बना पाएगा? क्या फ्लोरीन 7 बॉन्ड बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि ये सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड का है। तो यहाँ के पास फिर क्या है? वैकेंट डी। टू के पास 2d नाम का कोई चीज है क्या? नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो सकते हैं क्या? नहीं। तो फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाएगा, जबकि क्लोरीन एक्साइट करा के कितने बॉन्ड बना सकता है? 7 बना सकता है। ठीक है, देखोगे एग्जाम्पल इसका? देखो, HClO4, HClO4। ठीक है, अब तुम हमको बताओ कि इसमें सेंट्रल एटम कौन बनेगा? सेंट्रल एटम वो बनता है जो एक से ज्यादा बॉन्ड बनाता है। क्या हाइड्रोजन सेंट्रल एटम बन सकता है? नहीं। क्या क्लोरीन बन सकता है? हाँ, क्लोरीन एक से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है। क्या ऑक्सीजन एक से ज्यादा बॉन्ड बनाता है? बिल्कुल, ऑक्सीजन भी एक से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है। इसका मतलब यहाँ पे क्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों जो है वो मोर देन 1 बॉन्ड बना सकते हैं। तो पहला, अब कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन बनेगा सेंट्रल एटम? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो तुम बताओ कि क्लोरीन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्लोरीन क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका मतलब क्लोरीन क्या बनेगा? सेंट्रल एटम बनेगा। ये कितने लोग को चमका? जो चीजें हम पढ़ा रहे थे वो सारी चीजें अब देखो आपको समझ में भी आ रही हैं और आप आराम से कर भी रहे हैं। तो ये आपका क्लोरीन हो गया। अरे बोलो, ये क्या है आपका? क्लोरीन। और ये आपको इससे क्या क्या जोड़ना है बताओ? 4 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है नॉर्मली? 2। नॉर्मली 2। देखो, 2 हो गए। ये क्या हो गया? 2 हो गया। ये क्या हो गया? 2। अभी तक तुमने क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल किए? अरे बोलो ना, 6। और क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। इसका मतलब अभी एक इलेक्ट्रॉन और बचा है। तो ये इस एक इलेक्ट्रॉन से क्या जोड़ सकता है? ऑक्सीजन को। ठीक है, और अभी क्या बचा? हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2। तो इसने एक क्लोरीन के साथ बनाया है, तो एक किसके साथ बना लेगा? हाइड्रोजन के साथ। बोलो सही है। स्ट्रक्चर वैसा बनाना है जिसमें सारे एटम से स्टेबल हो, सबका ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट हो, है ना, एक बेसिक तौर पर। ये कितने लोग को स्ट्रक्चर समझ में आया? अभी हम टेंशन मत लो, अभी हम स्ट्रक्चर फुल डिटेल में बनाना सिखाएंगे, है ना। टाइम बिंग के लिए एक एग्जांपल देना था तो हम ये दे दिए। ये कितने लोग को चमक गया? अरे बोलो, नहीं समझे? यहां पर क्लोरीन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। मानते हो? अब ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन जोड़ने हैं? 4। और ऑक्सीजन नॉर्मली कितने बॉन्ड बनाता है? 2। तो यानी 2 बॉन्ड बनाने के लिए वो क्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। एक इधर बन गया, एक इधर बन गया, और एक इधर बन गया। ये तीनों ऑक्सीजन सेटिस्फाई हो गए। बोलो। अच्छा, अब एक ऑक्सीजन बचा, तो क्लोरीन किससे क्या जोड़ देंगे? एक ऑक्सीजन। लेकिन क्या ये ऑक्सीजन अभी स्टेबल है? नहीं। ऑक्सीजन स्टेबल होने के लिए 2 बॉन्ड बनाता है, तो एक हाइड्रोजन भी तो जोड़ना है, तो हम इससे एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे। हाइड्रोजन देखो एक बॉन्ड बना लिया और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना लिया। अब भी क्लियर नहीं है? अब धीरे धीरे और सिखा देंगे, डोंट वरी। टाइम बिंग के लिए अभी तो बनाया है, सिखा देंगे स्ट्रक्चर बनाना। कोई दिक्कत है? चलो, अब तुम देखो यहाँ क्लोरीन ने कितने बॉन्ड बनाए? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि क्लोरीन ने 7 बॉन्ड बनाए। क्यों क्लोरीन 7 बॉन्ड बनाया? क्योंकि इसके पास वैकेंट 3D सबशेल या वैकेंट 3D ऑर्बिटल है। वो ये वाला काम कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करके ऐसे 7 डब्बे बना सकता है जिनके पास क्या होंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन। तो ये सातों ए डब्बे मिलकर आपके साथ क्या बनाएंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बनाएंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। एक बार अच्छे से देख लो ये सारी चीजें, फिर आगे बढ़ते हैं।
मेरे हिसाब से आपको कार्बन की, नाइट्रोजन की, सल्फर की, फास्फोरस की, ऑक्सीजन की, फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई। कौन कितने मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है ये भी क्लियर हो गया होगा। क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड? है ना, अगर आपके पास किसी एटम के पास लोन पेयर है तो वो अपना लोन पेयर डोनेट करके जो बॉन्ड बनाएगा उसको क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, एक बार बाबू अच्छे से देख लो चीजों को, फिर आगे बढ़ते हैं। पक्का क्लियर है? चलो, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग आज कर लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। अभी हम इसको थोड़ा सा बताएंगे, सिर्फ उतना बताएंगे जितना यूज आपको कंपाउंड्स के या मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स बनाने में आएगा। बाकी डिटेल में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन आगे कवर करेंगे। ठीक है, फुल डिटेल में। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो बाबू हमेशा निकाला जाता है किसका? बोलो। कार्बन नहीं है वो, सेंट्रल एटम है। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा किसका निकाला जाता है? सेंट्रल एटम का निकाला जाता है। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आप एक चीज कैलकुलेट करते हैं जिसको बोला जाता है स्टेरिक नंबर। क्या बोला जाता है? स्टेरिक नंबर। ठीक है, अगर स्टेरिक नंबर 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। अगर स्टेरिक नंबर 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। पी बढ़ाते जाना है। ठीक है, अगर स्टेरिक नंबर 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। अब s हो गया, p के तीनों हो गए, अब कौन सा आएगा? s और p के बाद क्या आता है? d। तो 5 अगर है तो आप बोल सकते हैं sp3d। अगर 6 आ गया तो आप लिख सकते हैं sp3d2, एग्जाम्पल के तौर पर। है ना, बाकी डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, अरे एफ नहीं आएगा भाई, जितना है सिलेबस में उतना ही पढ़ेंगे ना, कोई दिक्कत? तो इस तरीके से याद रखना है, बहुत आसान है। स्टार्ट किससे करोगे? और उसके लिए क्या है? दो। अब ये एक एक बढ़ता जाएगा तो ये भी एक एक बढ़ता जाएगा। यहाँ एक पी है, यहाँ 2 पी आया, यहाँ 3 पी आया। अब एस तो एक ही टाइप का होता है और पी 3 टाइप के होते हैं, तो ये तो पूरा हो गया। तो अब एस भी कंप्लीट है, पी भी कंप्लीट है, तो अब कौन आएगा? डी। तो D2 D3 7 होगा तो आप इसको sp3d3 भी कर सकते हैं। ये कितने लोग को समझ में आ गया? ये जो चीजें हम इधर लिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। बाबू टेंशन मत लो, समय आने दो, हम बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी जो चीजें जरूरी है वो जरूरी है। कितने लोग को ये चमक गया? पक्का? यानी कि अगर हम आपको स्टेरिक नंबर बता दें तो आप हमको हाइब्रिडाइजेशन बता दोगे। अगर हम पूछे स्टेरिक नंबर 3 तो बताओ हाइब्रिडाइजेशन sp2। अगर हम पूछे स्टेरिक नंबर 4 तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। हम आपसे पूछे स्टेरिक नंबर 5 तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d। हम आपसे पूछे स्टेरिक नंबर 6 तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। कोई दिक्कत किसी को? पक्का? चलो, तो अब ये निकालना कैसे, ये देखो। स्टेरिक नंबर निकालने के लिए आप ये देखते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस, है ना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अगर पाई बॉन्ड लिखना ही होता तो हम सिग्मा पाई अलग अलग क्यों लिखते? हम लिख देते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स।
कॉमन सेंस लगाओ। अगर सिग्मा के बाद हमको पाई लिखना ही, बॉन्ड तो यही ना दो था, डेल्टा नहीं आएगा। डेल्टा का आपका कोई भी चीज आपके सिलेबस में नहीं है। बस इतना जरूरी था कि डेल्टा बॉन्ड बनता कैसा है, डेल्टा बॉन्ड होता क्या है। ये डेल्टा बॉन्ड से रिलेटेड मॉलिक्यूल्स आपके सिलेबस में नहीं है। कुछ एक आध जगह कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आ सकता है, जहां डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे तो वहां हम बता देंगे, नहीं तो नॉर्मली इस चैप्टर में डेल्टा बॉन्ड का जिक्र अब नहीं होगा। कोई दिक्कत? तो स्टेरिक नंबर में आप हमेशा काउंट करेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। यहां पर डेफिनेशन को करेक्ट लिखने के लिए, ताकि कल कोई हमको कोई ट्रोल ना करे, है ना तो वीडियो में से क्लिप निकाल के बताया सर गलत पढ़ा रहे हैं, सिर्फ इसीलिए। बाकी इसका एप्लीकेशन आगे आएगा, ठीक है, अभी जरूरत नहीं है। तो नंबर ऑफ लोन पेयर में कंडीशन है विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। ये लोन पेयर पे कंडीशन है, मतलब कौन सा लोन पेयर ऐड करना है, वो लोन पेयर ऐड करना है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। आप टेंशन मत लीजिए, इसकी कहानी अभी बहुत दूर है। अभी बस ये कंडीशन लिखने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है, टाइम बिंग के लिए अभी आपको लोन पेयर मैंने देखना सिखा दिया है, तो आप उस लोन पेयर को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अब देखो हम तुमको एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे मान लो CH4 का मॉलिक्यूल है, CH4 मॉलिक्यूल है, बताओ सेंट्रल एटम कौन बनेगा? सेंट्रल एटम कौन बनेगा? कार्बन। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4। ठीक है, हाइड्रोजन एक एक, सबको दे देंगे। अरे बोलो नहीं दे देंगे? तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन किसका कैलकुलेट करेंगे? सेंट्रल एटम का। तो बताओ इसका स्टेरिक नंबर कितना आएगा? इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं? और कोई लोन पेयर है? नहीं, तो स्टेरिक नंबर कितना आया? स्टेरिक नंबर कितना आया? 4। और तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो गई? sp3। मतलब ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, थोड़ा हम आपको और एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे देते हैं सिग्मा पाई से रिलेटेड। ठीक है, मान लीजिए आपके पास दो एलिमेंट है ए और बी, या दो एटम है ए और बी। इनके बीच में जो पहला बॉन्ड बनेगा, इनके बीच में जो फर्स्ट बॉन्ड बनेगा, वो हमेशा क्या होगा? सिग्मा। और ये लास्ट भी होगा, क्योंकि सिग्मा हमेशा एक ही बनता है। कभी भी किसी दो एटम के बीच में एक से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड नहीं होंगे। इसके बाद अगर बनता है, जैसे अगर आप ए डबल बॉन्ड बी की बात करते हो, तो इसमें एक सिग्मा होगा, तो दो एक क्या होगा? पाई होगा। अगर आप ट्रिपल बॉन्ड वैसे बना लेते हो, तो इसमें एक ही सिग्मा होगा और दो पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है, ये 99.9% मॉलिक्यूल्स के लिए सही है। ये 0.1% वाला मॉलिक्यूल कौन सा है, ये आप अभी 10th के नॉलेज से फटाफट बता रहे हैं कि ऐसा होता है। लेकिन 1% मॉलिक्यूल ऐसे भी आएंगे, इसी चैप्टर में आएंगे जो हम आपको दिखाएंगे, जहां एक बॉन्ड बन रहा होगा और उसका नेचर ही पाई होगा। ठीक है, इसीलिए हम बता रहे हैं अपने इंद्रियों को खोलकर पढ़िए, जितना पढ़ा रहे हैं उतना आना चाहिए। आगे क्या आएगा और आगे क्या नहीं आएगा वो आप मेरे पे छोड़ दीजिए। अगर हम बोल दिए कि 90 हल नहीं होता, तो हम लिखते हैं ना ऑलवेज ट्रू, 100% ऐसा ही होता है ना। यहाँ पर ऐसे भी मॉलिक्यूल्स आएंगे जहां एक ही बॉन्ड बनेगा लेकिन उसका नेचर पाई हो जाएगा, है ना। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना, नॉर्मली 99.9% चीजें पहले सीख जाते हैं, फिर वो एक आध % वाली चीजों को अलग से सीख लेंगे। कितने लोग को चमका ये? तो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड बना है? अरे, एक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड बना है? एक ही, यानी ये पहला बॉन्ड बना है, तो ये हमेशा सिग्मा ही होगा। कोई दिक्कत? ये वाला कॉन्सेप्ट आप बिंदास लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जहां फेल करेगा 2 3 मॉलिक्यूल्स में, वो हम बताएंगे, वो एकदम चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा 1 महीने बाद। क्लियर है? तब तक आप आराम से जो चीजें सिखाए हैं वो सीखते जाइए, कोई दिक्कत? चलो, जैसे वाटर है, वाटर में बताओ, अभी तुम ये सारे स्ट्रक्चर्स बना कर आए हो, वाटर का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? ऑक्सीजन क्या बन जाएगा? सेंट्रल एटम। ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। ये क्या हो जाएगा? लोन पेयर। ये क्या हो जाएगा? लोन पेयर। देखो अभी पीछे बनाए थे तुम, कहाँ गया? जल ही जीवन है, बोलो है कि नहीं? तो बताओ हाइब्रिडाइजेशन किसका निकालते हो, सेंट्रल एटम का कि साइड एटम का? सेंट्रल एटम का। ये है मेरा सेंट्रल एटम ऑक्सीजन। स्टेरिक नंबर कितना आएगा इसका? इसने एक सिग्मा बॉन्ड बनाया, दो सिग्मा बॉन्ड बनाया, और इसके पास कितने हैं? दो लोन पेयर।
तो 2 + 2 कितना आएगा 4, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3। तो ऑक्सीजन में, वाटर में भी ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन हो गई क्या sp3। कोई दिक्कत? थोड़ा ये बताओ CO2, आराम से बनाना, पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, पहले स्ट्रक्चर सोचते हैं। बताओ सेंट्रल एटम कौन बनेगा? कार्बन बना। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। अब कितने ऑक्सीजन है? क्या दोनों ऑक्सीजन को आप दो दो दे सकते हैं? 2 ऑक्सीजन है, क्या दोनों ऑक्सीजन का दो दो बॉन्ड बना सकते हैं? बना सकते हैं, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है, तो बिंदास बनाओ। दिस इज CO2, दिस इज CO2। अरे बाबू सेंट्रल एटम कौन है? इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। 4 है तो कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। एक इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनाएगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। तुमको जोड़ने क्या है? जोड़ने क्या है? 2 ऑक्सीजन जोड़ने। एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2। और तुम कार्बन कितने बना सकता है? 4। मतलब तुम दोनों ऑक्सीजन के साथ दो दो बॉन्ड नहीं बना सकते। बोलो। तो ये CO2 है। बताओ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, स्टेरिक नंबर कितना आएगा? इसमें कितना है? 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई। सिग्मा हमेशा एक ही बनता है, किसी भी दो एटम के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनेगा। सिग्मा में हमेशा याद रखना फर्स्ट भी होगा और लास्ट भी होगा। पहला बॉन्ड सिग्मा ही बनेगा, पहला बॉन्ड सिग्मा ही बनेगा, और वो आखिरी भी होगा, क्योंकि उसके बाद जितने बॉन्ड बनेंगे वो सब पाई बनेंगे। अरे बोलो ना, कोई दिक्कत? तो बताओ स्टेरिक नंबर कितने सिग्मा बॉन्ड बनाया? एक सिग्मा एक सिग्मा, तो 2 आ गया। क्या कार्बन के पास कोई लोन पेयर है बचा? 4 इलेक्ट्रॉन थे, सब तो बॉन्ड तुमने बना दिए, तो कितना आया 2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp। कोई दिक्कत? चलो थोड़ा, PCl5 है ना, PCl5 सेंट्रल एटम पहचानो। क्लोरीन भी एक से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, और फास्फोरस भी एक से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है। लेकिन फास्फोरस और क्लोरीन में कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फास्फोरस। फास्फोरस जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको पढ़ाया है, न्यूजीलैंड, ये नाइट्रोजन फास्फोरस वाला ग्रुप इधर है, और इधर तुम्हारा फ्लोरीन क्लोरीन वाला ग्रुप है। लेफ्ट से राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, तो फास्फोरस से क्लोरीन के तरफ जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी। मतलब क्लोरीन फास्फोरस से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पे जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है। पीरियोडिक टेबल है ना, बार बार हम बोल रहे हैं कि कंप्लीट कर लो, तुम लोग ना मेहनत नहीं करते हो। ये नहीं होता कि एक रात नहीं सोएंगे लेकिन कंप्लीट कर लेंगे। हो रहा है, आराम से होगा, है कि नहीं? अरे आज नहीं होगा, जून में तो हो ही जाएगा, जुलाई में होगा। ये वाला टेंडेंसी रखिएगा तो ऐसा ही होगा। ये समझ में आ रहा है? देखो, अगर आप लेट आए हैं, अगर आप लेट ज्वाइन कर रहे हैं, लेट पढ़ रहे हैं, तो आपको और थोड़ा क्या करना पड़ेगा, और सोचिए कि हम थोड़ा लोगों से 2 घंटा ज्यादा पढ़ें, ताकि मेरा जो भी बैकलॉग है वो हम 10 दिन में कंप्लीट कर लें। फिर आप लेट तो लेट आए और फिर उसी पेस से चलते रहेंगे, तब तो आपका बैकलॉग पे बैकलॉग बनता चला जाएगा, है ना। इसलिए सोचो कि हाँ, अगर हमको करना है तो हम किसी भी तरीके से मेहनत, कुछ एक्स्ट्रा आवर बढ़ा के अपना चीज जल्दी कंप्लीट कर लें, ताकि जब हम क्लास में बैठे, क्लास में जो भी पढ़ाया जाए वो 100% समझ में आए। कोई दिक्कत? बोलो ना यार। तो फॉस्फोर ये हम पढ़ा चुके हैं, आप एक बार देख लेना। फॉस्फोरस और क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? क्लोरीन। तो सेंट्रल एटम कौन बनेगा? फॉस्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? अरे नाइट्रोजन फैमिली का है। NH2 NP3 कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। अरे अभी तो लिख के आया है पीछे, ये देखो, 3s2 3p3 कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? चलो ठीक है, 1 2 3 4 5, दिखा दिया 5। क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएगा नॉर्मली? एक एक बॉन्ड बना सकता है, तो एक क्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 5 बॉन्ड बना सकता है। तो हम पांचों क्लोरीन को एक एक बॉन्ड से जोड़ सकते हैं कि नहीं?
एकदम कॉमन सेंस से सोचो कि फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा? 5 बॉन्ड बनाएगा। और 5 क्लोरीन जोड़ने हैं, तो हर क्लोरीन को एक एक बॉन्ड से जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते? इतना बेसिक फंडामेंटली सोचोगे तो तुमको काहे का कभी कोई दिक्कत होगा? कुछ चीजें कॉमन सेंस से सोचनी चाहिए और कॉमन सेंस से ही बनानी चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर है PCl5 का। अब बोल दो यार। अब इसमें फास्फोरस का तुम हाइब्रिडाइजेशन स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करो। ये कितने सिग्मा बॉन्ड बने? 1 2 3 4 5। कोई लोन पेयर बचा? 5 इलेक्ट्रॉन थे, पांचों तो बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, तो 0 लोन पेयर। 5। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? SP। देखो S एक हो गया, P 3, 4 ही हुआ है, तो एक पांचवा भी आएगा D, sp3d। ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर तुम किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना लोगे तो तुम उसका हाइब्रिडाइजेशन तो जरूर लिख लोगे, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को काउंट करके। पक्का? क्लियर है? ठीक है, तो एक ही दिन ज्यादा नहीं लोड देते, नहीं तो सब फिर ऊपर से पार होने लगेगा। आपका ये जिम्मेदारी बनता है कि आप इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? मतलब ये सब परमावश्यक चीज है। आपको ये आना ही आना चाहिए, आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि ये सारी चीजें नहीं आई। ठीक है। कल हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और फिर स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करेंगे। कोई दिक्कत किसी को? आप लोग को कोई डाउट है? कोई डाउट है बाबू तो पूछ लो, नहीं तो फिर वाइंड अप करेंगे आज। कोई डाउट है? ठीक है। ठीक है, चलो।